मित्रों, आज चौथी कड़ी है डॉक्टर प्रकाश मनु के व्यक्तित्व और कृतित्व की, जिसमें हम चर्चा करेंगे ये जो दिल्ली है का सच। ये एक उपन्यास है और इसका सच हम लोग जानेंगे। तो आइए सुनते हैं। ये जो दिल्ली है, स्वाभाविक है कि मनु अपने अंदर की आग को दबा कर नहीं रख पाते। यही कुछ उजागर हुआ इस उपन्यास में। जो बुरे और तल्ख अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें मिले, उनका सुंदर चित्रण इस उपन्यास में देखा जा सकता है। प्रकाशित होकर आने वाला यह पहला उपन्यास है जिसने साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया के ऐसे अंतर सत्यों को हिम्मत के साथ उजागर किया, जिसमें सभ्य मुस्कुराहटों के भीतर सबसे छिपाते हैं वाले भाव मौजूद हैं और चेहरे के भीतर छिपे चेहरों के हृदय को उजागर करने में सफल होता है। सच पूछिए तो मुझे यह उपन्यास पढ़कर यही लगा कि पत्रकारिता के दौरान जिन जिन टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा, वही सब कुछ उसमें चित्रित किया गया है, क्योंकि भोगा हुआ सत्य कुछ और ही रंग लाता है। मनु ने पत्रकारों का खुला चिट्ठा पेश कर पाठकों को तो सावधान किया ही है, साथ ही यह भी बताया है कि इतना अहम पक्ष इतना दूषित है कि अब तो समाज के किस भाग को अहम और उचित माना जाए, यही नहीं समझ में आता। मनु ने अपने तीनों उपन्यासों में, कविताओं में जीवन के सही और अहम पक्षों को ही उजागर करने का सदैव प्रयत्न किया है और यही कारण है कि आज जो आदर्श बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उन्हें वे समाज के समक्ष दर्शाते तो हैं ही, किंतु साथ ही मूल्यों को नष्ट न होने देने की चेष्टा भी करते हैं। यही कारण है कि पत्रकारिता की नौकरी करते समय उन्हें छुट्टी बहुत कम मिल पाती थी, किंतु उसमें से भी किसी तरह बीमारी का आश्रय लेकर वे साहित्य सेवा में जुटे रहे और जो कुछ भी वो देखते और अनुभव करते उसे पन्नों पर जैसा का तैसा रखने का प्रयास करते, जिसका परिणाम है उनके उपन्यास। पत्रकारिता मनु की पसंद का क्षेत्र था। जिस समय वह अध्यापक पद छोड़कर इस तरफ आए थे, उन्हें लगा था बहुत कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन यह क्या, यह तो कुछ और ही निकला। जो कुछ सोचा था ठीक उसके विपरीत। फिर भी स्वयं को कुछ दिनों तक जोड़ने की कोशिश करते रहे और इसीलिए शुरुआत में नाम मात्र पैसों के मिलने पर भी इस क्षेत्र में आधमके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक न एक दिन वे इस क्षेत्र में जमकर अपना नाम कर पाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मनु में संघर्ष करने की चेतना है, समाज के अन्याय से जूझने की शक्ति है और नवीन के निर्माण की भी प्रवृत्ति है। इसीलिए वो जो कुछ भी समाज के लिए करना चाहते थे वो कर सके, जबकि परिस्थितियां एकदम उनके विपरीत रहीं। उनका स्वभाव बेफिक्र किस्म का होने के कारण ही अपने आप को वे इस पेशे में स्थापित कर पाए, भले ही वो चंद रोज के लिए ही क्यों ना रहा हो। मनु पत्रकारिता को अपना मिशन मानते हैं, मात्र कार्य क्षेत्र नहीं। दरअसल अपने डीप इन्वॉल्वमेंट के कारण ही यही इस क्षेत्र में आए। मनु इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से करना चाहते थे और इसीलिए हमेशा अखबार में आए हुए वक्तव्य को भी दोहराया करते हैं, जिसमें न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए कहा था, अगर पत्रकार निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो वे सरकारी आवासों में ना रहें, झुग्गियों में जाकर रहें। पत्रकारिता का पेशा उन पेशों में से है जिसे बिना किए नहीं जाना जा सकता, बिना जिए किया नहीं जा सकता। कौन से कार्य जीवन के लिए उपयोगी हैं और कौन से नहीं, इस पर यदि विचार करें तो हम पाते हैं कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो उन्हें भटकने से रोकते हैं या भटकने नहीं देते, जैसे शिक्षक, पत्रकार, साहित्यकार इत्यादि। ये सच पूछिए तो एक प्रकार के चलते फिरते गाइड हैं। वे समाज को भटकने से बार बार मुक्ति दिलाते रहे हैं, किंतु आज समय बदल गया है, इसलिए इन सभी में भी परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं। मनु ने जब पत्रकारिता में प्रवेश किया था तो उन्हें इसका जरा भी एहसास न था
कि वो किसी दलदल में फंस गए हैं। ये तो उन्हें तब पता चला जब पहली बार प्रेस के मालिक से मिले और उससे मिलने के उपरांत उनका मन किस कदर परेशान हो उठा था। किंतु वो कुछ अपना अनुभव लेकर जीना चाहते थे, इसीलिए कम वेतन में भी समझौता कर काम की शुरुआत कर दी थी। हालांकि मनु की सहजता और कम वेतन पर स्वीकृति मालिक को अंदर तक परेशान कर गई, परंतु उन्होंने देखा कि सभी पैसे की लालसा ही लेकर यहाँ आते हैं, परंतु मनु का जो लक्ष्य है वो कुछ और है, इसलिए बड़े सहज भाव से कार्य में वो जुट गए। मनु को इस क्षेत्र में अनुभव आते आते इस बात का ज्ञान हो चला था कि इस क्षेत्र में गहरा मनोविज्ञान आतंक छिपा हुआ है और इस क्षेत्र में वही टिकता है जो इसकी नरक संस्कृति को समझ पाता है। पत्रकारिता का सीधा अर्थ यदि कहें तो वो है मजदूरी, जेल, चार दीवारी। मनु का उद्देश्य पत्रकारिता को लेकर यह था कि अंदर के नरक को उजागर करें, यातनाओं का पर्दाफाश कर दें। ये और पत्रकार से भिन्न थे। इस रास्ते पर चलकर यह नरक भोगना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने आदर्श और इच्छाओं को साकार एवं अभिव्यक्त करना चाहते थे। मनु ने इस क्षेत्र में आने से पहले बड़े बड़े मंसूबे बांधे थे, किंतु पत्रकारिता के बौनेपन को भी वे अब जान गए थे, इसलिए उन्हें बड़ी जल्दी इससे घिन आने लगी। वो तो अब यह मानने लगे कि दुनिया के सबसे मूर्ख, मनहूस और घाघ लोगों के बीच जिसे रहना हो वो पत्रकारिता में आ जाए। थोड़े दिनों के उपरांत मनु अपना कार्य क्षेत्र बदलकर दूसरी जगह नौकरी करने लगते हैं, किंतु यहाँ वो कहावत चरितार्थ हुई, आसमान से गिरे पेड़ पर अटके। अर्थात एक पिंजरे से निकलकर बड़े नफीस नामों वाली एक जेल में, और वहीं कहीं था देश का धुंधलाया हुआ दर्पण। इस नौकरी के माध्यम से भी भिन्न भिन्न चरित्रों की जानकारी मनु को होने लगी। इस जगह आकर मनु का ये एहसास विश्वास में बदलने लगा कि जो घड़ा जितना चिकना होता है वो किसी भी जगह अधिक दिनों तक टिका रह जाता है। कुछ ऐसे चरित्र यहाँ मिलते हैं मनु को जो वहाँ के अंग और रक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वैसे मनु की सहजता ही कहिए कि वे इस बात को मानते हैं कि हर क्षेत्र में इस प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। हालांकि इस बार मनु ने जी भरकर मेहनत की और जिस पत्र को वो निकालते थे उसमें अपने रंग भरने लगे थे। मनु का मानना था कि पत्रकार एक निडर, निरपेक्ष और बेबाक तबीयत का यदि है तो ही वह असली पत्रकार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य संतोष तो थोड़ा बहुत मनु को मिला, ऐसा मान लेने में हर्ज नहीं है। चूंकि वे शादीशुदा थे तो यह कहना भी गलत ना होगा कि जितने पैसे मिलते थे उससे गुजारा बहुत अच्छे ढंग से हो जाता था। सदैव संघर्षरत रहे मगर आर्थिक दृष्टि से संपन्नता उन्हें नहीं छू गई। ये बात इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उनके उपन्यास के नायक जिसके केंद्र में वही रहा करते हैं वे कभी जीवन की वैभवपूर्ण स्थिति को नहीं जान पाए। सदैव संघर्ष करते करते ही जीवन बिताया और आदर्श के रास्तों पर चलने वाले को कभी भी आर्थिक रूप से सबल होते मैंने तो नहीं देखा है। मनु भी आदर्शवादी हैं, इसलिए संघर्षरत रहे और आर्थिक रूप से यही हम कह सकते हैं कि जरूरत भर का वो कमाते रहे। स्वाभाविक है पत्नी ऐसे माहौल में चिंताग्रस्त रहेगी ही। आरंभ में भी सुनीता जी जब शोधकर्ता के रूप में शोध कार्य कर रही थीं तो स्कॉलरशिप के बंद हो जाने से बीमार पड़ गई थीं। तो यह कहना अनुचित ना होगा कि यदि घर की स्थितियां उचित ना हो तो पत्नी के लिए जीवन कठिन हो जाता है। मनु जैसे पति को पाकर तो नहीं कह सकते, हाँ चुनकर उचित रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की पसंद से ही विवाह संपन्न हुआ था। वह अगर एक तरफ प्रसन्न थी तो थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति से चिंतित हो जाती थी। मनु अपने उपन्यासों में नायक को हमेशा परिस्थितियों के साथ समझौता करा देते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि वह गृहस्थ जीवन में समझौतावादी विचार रखते हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में गलत को गलत और सही को सही ही मानते हैं। जीवन में भी यथार्थ के करीब रहते हैं और साहित्य को भी कल्पना से दूर यथार्थ के बहुत करीब रखने का प्रयास सदा करते हैं।
मनु के मन में जीवन साथी चुना। मनु ने मन में जीवन साथी अपनी पसंद का चुना, लेकिन संपूर्ण जीवन संघर्ष उनके साथ मौजूद रहा। उनके घर में भले ही वो साहित्यिक माहौल रहा, लेकिन आर्थिक या सामाजिक किसी भी रूप में वो हमेशा संघर्षरत ही रहे। यही कुछ बातें हैं जो अन्य साहित्यकारों से उन्हें अलहदा कर देता है। मनु के नायकों का भी जीवन संघर्षपूर्ण रहता है और आदर्शों से भरा रहता है। वे रोमानीपन को अपने उपन्यास में जगह नहीं देते। वे तो संपूर्ण समाज के अंदर व्याप्त नरक को दिखाकर जनता के चक्षुओं को रोशनी देना चाहते हैं, और इन्हीं सब विचारों के कारण उनके जीवन में शांति होते हुए भी संघर्ष सदैव विद्यमान रहता है। कभी कभी तो मुझे मनु के विषय में सोचते सोचते ये विचार मन में आने लगता है कि क्या वास्तव में मनु को नई नई चुनौती लेने की शुरू से ही आदत थी? क्या वे आरंभ से ही औरों से हटकर थे? वरना जो संघर्ष वो आज कर रहे हैं या ताउम्र करते रहे हैं, उन्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु स्वभाव बड़ी चीज है। आज उसी के कारण वे यहाँ हैं। जहाँ होना चाहिए वहीं हैं, दो राय इस बात में बिल्कुल नहीं है। किंतु बात चल रही थी संघर्ष की। यदि एमएससी छोड़कर हिंदी साहित्य से न जुड़ते तो रास्ता मिल गया होता सही समय पर। चलिए, शोध कार्य करके यदि वो विवाह करते तो शोध कार्य के बीच आने वाली विपदाएं कम हो जाती। विजातीय विवाह करने से आ बैल मुझे मार, अब सब कुल मिलाकर वो नहीं करेंगे जो लोग करते हैं, मुझे तो अपनी रौ में बहना है वाले अंदाज में मनु जी हमेशा जिए। यही सब वे कारण हैं जो आजीवन मनु को संघर्षरत बनाए हुए हैं। एक साहित्यकार हर तरह की परिस्थितियों में जी लेता है, लेकिन अपनी असली जमीन छोड़कर नहीं जी पाता। बस यही भावना बलवती होती हुई मनु जी में दिखाई देती है। मनु का स्वभाव जहाँ एक ओर आदर्शवादी है, वहीं दूसरी ओर जिद्दी भी मालूम पड़ता है। शायद यही कारण था कि संघर्ष तो करते रहे, लेकिन उफ कभी नहीं किया। रोए अंदर ही अंदर, मगर आंसू बाहर नहीं आने दिए। आज जबकि वह तटस्थ रूप से अपनी जगह साहित्य जगत में बना चुके हैं, उसके बावजूद अपने आदर्शों और मूल्यों में कमी नहीं आने दी है। विचारों की दुनिया के राजा यदि मनु को कहा जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि एक जगह दिनकर जी ने लिखा है, भेड़ बकरी तो झुंड में रहते हैं, परंतु शेर स्वयं अपना रास्ता बनाता है। मनु भी साहित्य जगत के शेर हैं, जिन्होंने अपनी मंजिल स्वयं चुनी और बनाई। साहित्य लिखने की जहाँ तक बात है, मनु मानते हैं कि आज की परिस्थितियों में एक लेखक के लिए लिखना प्रचंड हवाओं के बीच तंबू तानने जैसा है, लेकिन यह तंबू कभी तन नहीं पाता। उसे भागते भागते लिखना है, कभी घर और बाहर के झमेले, कभी छोटी मोटी बड़ी जरूरतों के चक्कर, कभी अपमान के धक्के, तो कभी अस्तित्व बचाने की चिंताएं, कभी आक्रामक पांत में लड़ने के खतरे, तो कभी सुरक्षात्मक पांत में आ जाने की मजबूरी। इस सब भीतरी बाहरी चक्रों के बीच वह जो रचना है लिखी नहीं जाती, मगर हर वक्त वह भीतर चक्कर खाती रहती है। और तंबू कभी एक ओर से उटंग हो जाता है तो कभी दूसरी ओर से उखड़ता है, कभी तीसरी ओर से, और कभी पूरा का पूरा हवा के बाजू पर झूल जाता है। मनु का मानना है कि आज की टूटी बिखरी अव्यवस्थित स्थितियों के बीच किसी गवाह और भोक्ता की तरह लिखने और खुद से और समय से भरपूर उलझकर लिखने की जरूरत पर जोर देना ही उनका मकसद है। मनु एक बहुत ही सनकी और खबती आदमी है। ये साहित्य के साथ 7-8 साल ही रहे, किंतु अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी समकालीन साहित्य की चौहद्दी में, और लेखकों व संपादकों तथा बड़े आलोचकों के बीच इन्हें पहचाना भी जाने लगा। इन्हीं के साथी जो इनसे लेखन में पिछड़ रहे थे और अन्य मामलों में भी वो अक्सर इनसे बहस मुबाहिसे आदि कर लिया करते थे, और जब पता चलता कि वह कुछ लिख रहे हैं तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते। मनु ने 7-8 सालों में करीब करीब सारा विश्व कथा साहित्य का खंगाल रखा था। वो महा जीनियस हैं,
इसमें दो राय नहीं। इसलिए जब भी कुछ उन्होंने लिखा, जो भी लिखा, एक ऊंचाई पर बैठकर लिखा। मगर हुआ यह कि यह एक ऐसे नौजवान थे जो ऊर्जा और आग में लबालब भरे हुए थे, बल्कि यूं कहना कि बस फिसलना ही बाकी था, अनुचित ना होगा। इन्हें भी एक राजनीतिक पार्टी ने मोहरा बना लिया और ये उस व्यक्ति को जो मुख्य था सिद्धांतवादी समझते रहे, जबकि बात एकदम उलट चुकी थी। जिसके साथ या जिनके लिए मनु ने कार्य करना आरंभ किया, यह सोचकर कि यह सिद्धांत शोधक व्यक्ति है, वह दरअसल एक बदनाम नेता था। हालांकि मनु ने अपना कार्य वहां भी किया और साप्ताहिक के लिए लेखन का कार्य भी किया और संपादन का भी। मनु एक संवेदनशील लेखक हैं। अपने लेखन सामग्री में बड़ी तेज चीज़ों को परोसना पसंद करते हैं। उनकी मन ही मन में कहीं हिंदी लेखकों को अपने परिवेश और अपने वक्त की लगभग समझ ही नहीं है। अपने अपने गंदे तालाब हैं इनके, अपनी अपनी टर टर। ऐसा नहीं कि ये लिखते नहीं, बगैर लिखे तो ये रह नहीं पाते और इसीलिए कड़ी रचनाओं के ढेर पर ढेर लगाते जाते हैं। यहाँ उनकी नाराज़गी शायद इस बात पर है कि समाज को साहित्य के माध्यम से कुछ नया देना चाहिए, भले ही थोड़ा समय लगे, किंतु वही घिसा पिटा बार बार लिखने से मूल्यवत्ता घट जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। एक समय था जब मनु की मनपसंद बीड़ी का नाम पहलवान छाप है। जब भी वो थक जाते या चिंतित होते तो वो अपनी जेब से एक बीड़ी निकालकर अवश्य सुलगा लिया करते थे। इस बात से उनके फक्कड़पन और मस्त मौला स्वभाव को भी जाना जा सकता है। आर्थिक तंगी को समझा जा सकता है, वरना विल्स पीने से कोई क्यों इनकार करेगा। मगर मनु उस पर भरोसा करते हैं जिसे हमेशा निभा ले जाएं। इसीलिए कुनिया की परवाह न करते हुए अपने साहित्य लेखन में ही नायक को पहलवान छाप बीड़ी ही पिलवाते हैं। दुनिया की परवाह न करते हुए का अर्थ है, अगर वो दुनिया की परवाह करते तो बीड़ी का जिक्र ही ना करते। यदि वे चाहते तो उपन्यास के नायक की परिस्थिति सुधार सकते थे, मगर किंग साइज पिलाकर यथार्थ से हटकर वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे, चाहे वो वास्तविक जिंदगी हो या फिर उपन्यास जगत ही क्यों ना हो। मानो उनकी रचना धर्मिता की पहली शर्त ही यथार्थता हो। मनु लेखक के साथ साथ एक अच्छे आलोचक भी हैं। मुक्तिबोध के काव्य से बहुत अधिक प्रभावित रहे और उन्हीं की तरह डायरी विधा का आपने अधिकतर उपन्यासों में इन्होंने प्रयोग भी किया। उनके एक मित्र का मानना है कि समय की मांग के अनुरूप मनु नहीं लिखते। वो कहते हैं, आज की कहानी वो नहीं जो आप लिखते हैं, आज की कहानी वो है जिसे हम मैगजीन्स में कवर स्टोरी की शक्ल में लिखते हैं। आपने पढ़ी थी फ्रंट लाइन में बोफोर्स पर मेरी कवर स्टोरी? टीवी पर देखा था सेशन को कैसे तिलमिला दिया मैंने। लोग कहते हैं मेरे जैसा इंटरव्यूअर कोई और नहीं देखा। मनु सुनते रहे और बाद में उत्तर के रूप में जो व्यंग्य किया उसे भले ही वो न समझ पाए हों, किंतु साहित्य की जिसे थोड़ी भी मालूमात है वो उसे लेकर तुरंत वहां से चले गए। अपने मित्र को बधाई दी, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे साहित्य में भी एक दिन मोहन राकेश, नागर या रेणु नहीं, आपकी अखबारी रपटें ही पढ़ाई जाएं। जाते जाते उस दोस्त ने कुछ शब्द कहे जो मनु को किसी सांप की फुफकार से कम नहीं लगे। आदर्शवाद बैकवर्ड थ्योरी है। आई हेट मोर आदर्शवाद, आई हेट यू ऑल्सो। उसके जाने के उपरांत भी मनु को ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों की लाली इसी घर में छूट गई हो और वह उनके एकांत में बूंद बूंद टपक रही हो। वैसे मनु का स्वभाव तब तक चुप रहने का है जब तक कि बात बिल्कुल हद से बाहर ना जाने लगे, किंतु हद पार होने के बाद चुप रहना मुश्किल भी है उनके लिए। इस तरह आपने ये जो दिल्ली है उपन्यास शीर्षक से छोटी सी समीक्षा सुनी। अब इसके बाद एक और रूप है मनु जी का, जो है विनोदी स्वभाव, वो दूसरे अंक में। धन्यवाद।